संविधान में अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज, कि संविधान की अवधारणा क्या है और संविधान का अर्थ क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान की क्या भूमिका हो सकती है, यह संविधान है क्या। देखो, तो संविधान की जब हम बात करते हैं ना, तो संविधान शब्द को यदि अपन देखें, संविधान शब्द आप देखेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक इसमें क्या है, सम, और दूसरा शब्द क्या है, विधान। संविधान को अंग्रेजी में कहते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशन। सम और विधान। अब विधान का मतलब क्या होता है, कोई नियम या कानून, कोई भी नियम हो सकता है अथवा क्या हो सकता है, कानून। और सम शब्द क्या होता है, सम्यक रूप से या व्यवस्थित रूप से, यानी कि एक समुच्चय है काय का, नियमों का, कानूनों का, विधानों, जहां पर नियम कानूनों को इकट्ठा करके, जमा करके, व्यवस्थित करके रख दिया गया है, वह समूह क्या कहलाता है, संविधान। भाई काय के नियम कानून, काय के नियम कानून, जो कोई भी संस्था हो या कोई भी निकाय हो, संस्था, निकाय, उसको चलाने के लिए, उस पर क्या करने के लिए, प्रशासन करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रशासन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ नियम कानूनों की आवश्यकता होती है। अब संस्था, संस्था तो हमारी कक्षा भी है, क्लास भी है, एक संस्था है। हमारा घर भी एक संस्था है। देखिए, राज्य भी क्या है, एक संस्था है, जहां बहुत सारे लोग होते हैं। वो लोग क्या करेंगे, क्या क्या काम उन्हें दिए जाएंगे, उन कामों को किस आधार पर दिया जाएगा, वो उन कर्तव्यों को वो किस तरीके से क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। ये सब के लिए कुछ ना कुछ क्या होंगे, कुछ ना कुछ नियम होंगे। क्या होंगे, नियम। जैसे हम घर की मान लेते हैं, हमारा घर है। अब घर है भैया, तो घर में आपको कितने बजे उठना है, कौन व्यक्ति बाजार सब्जी लेके आएगा, रात में कितने बजे तक घर पे लौट के आ जाना है, ये नियम ही तो है। आप पिताजी ने कह दिया कि रात में 8 बजे से पहले घर आ जाना सबको भैया, ठीक, तो ये क्या नियम। तेरी ड्यूटी है कि तू सब्जी लेके आएगा, तेरी ड्यूटी है भैया तू बच्चों को स्कूल छोड़ के आएगा, ये क्या है, ये नियम ही तो है। ऐसे ही राज्य है, या कोई कक्षा है, तो हमने क्लास का टाइम कह दिया कि सब कक्षा 8 बजे से लगेगी, 9:30 तक मैथ रीडिंग पढ़ेंगे, 9:30 से 10:30 तक अब हम जीएस वगैरह पढ़ेंगे ना, सबको टेस्ट देना है, सबको रेगुलर क्लास आना है। ये सब क्या है, नियम। ये नियम का एक समूह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। बिना नियमों के कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी राज्य का संचालन नहीं हो सकता, प्रशासन नहीं हो सकता। देखिए, अब राज्य है, मतलब राज्य मतलब क्या, कोई भी सरकार। अब सरकार है कोई, तो सरकार कैसे बनेगी, उसके कुछ नियम होंगे। विधायक कैसे चुने जाएंगे, सांसद कैसे चुने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब उस विधायक, सांसद, मंत्री चुन लिए गए, अब वो क्या 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 काम करेंगे। भाई, प्रधानमंत्री के क्या दायित्व होंगे, राष्ट्रपति के क्या दायित्व होंगे, किस तरीके से नियुक्त होंगे, किस तरीके से हटाए जाएंगे, ये सब कुछ के लिए क्या होंगे, नियम। वो नियमों का समुच्चय ही क्या है, संविधान। ठीक। अब देखो, प्रशासन कहीं पर भी हो रहा हो, प्रशासन के 3 अंग जरूर होते हैं।
एक होती है विधायिका। क्या होती है? विधायिका। दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। समझना, हमने के साहब कानून बन गए, नियम बन गए, बात मत करते, पढ़ ले, देख ले। कानून है, घर का संचालन, राज्य का संचालन, सरकार का संचालन, प्रशासन होना किस तरीके से है, उसके लिए कानून। क्या चाहिए? कानून चाहिए। तो कानून होंगे क्या? कानून वो नियम होंगे क्या? पहला प्रश्न तो ये कि वो नियम होंगे क्या? नियमों का समूह तो संविधान, ये ज्यादा समझ में आ गया। अब वो नियम बनाएगा कौन? वो नियम होंगे क्या? उन नियमों को बनाने वाले भी तो लोग चाहिए। तो जो बनाएंगे वह क्या कहलाएगी? विधायिका। क्या कहलाएगी? विधायिका। जो कानूनों का निर्माण करती है, जो नियमों का निर्माण करती है, नियमों की समीक्षा करती है, उनमें आवश्यक संशोधन करती है, उनमें समय के हिसाब से बदलाव करती है, उपयुक्त नियम है या नहीं ये भी देखती है। क्या कहलाती है वो? विधायिका। विधायिका हो गई साहब। अब वो कानून बन गए तो उन कानूनों को लागू भी करना पड़ेगा, उन कानूनों के हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। वे कानून बन तो गए, अब वे कानूनों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। काम कौन करेगा? काम जो करेगा वो कहलाएगी कार्यपालिका। क्या कहलाएगी? कार्यपालिका। अब जो कानून बनाए गए थे, जो कानून बनाए गए थे विधायिका द्वारा, और उन कानूनों पर काम होना है। काम करने वाले व्यक्ति उन कानूनों के हिसाब से ही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहीं उन कानूनों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये तय कौन करेगा? न्यायपालिका। कौन करेगा? बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ठीक। अब हम कहें जैसे अपने मध्य प्रदेश सरकार है या देश की सरकार है, केंद्र सरकार है, भाई वहां पर कानूनों का निर्माण कौन करेगा? हमने एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो भाई जो हमारी विधानसभा है वो क्या हो गई? विधायिका हो गई। तो कानून कौन बनाएगा? विधानसभा। और विधानसभा में कौन बैठते हैं? विधायक। कौन बैठते हैं? विधायक। ठीक। सारे विधानसभा के विधायकों ने कोई कानून पास कर दिया, या संसद, देश में क्या है? संसद। देश में संसद कौन बैठते हैं? सांसद। वो कानून बनाएंगे। अब उन कानूनों पे काम कौन करेंगे? मंत्री। कौन करेंगे? मुख्यमंत्री। जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये मंत्री, फलाने ढिकाने मुल्क मंत्री। मान लीजिए विधायिका ने ये कानून बनाया कि राज्य में हमें शिक्षकों की भर्ती करनी है, उस शिक्षकों की भर्ती के लिए डीएड बीएड होना अनिवार्य है ना, या 12th पास या ग्रेजुएशन पास होने वाले व्यक्ति जिनके पास डीएड बीएड होगा वही व्यक्ति जो है इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, या वही फॉर्म डाल पाएंगे, वही एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, एक नियम बनाया। किसने नियम बनाया? विधायिका ने। अब उन नियमों के हिसाब से भर्ती कौन करवाएगा? कार्यपालिका। मतलब कौन? शिक्षा मंत्री। अरे एजुकेशन की बात, टीचरों की भर्ती की बात कर रहे हैं ना, तो कौन करवाएगा? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्रालय करवाएगा। अब शिक्षा मंत्री इन नियमों के हिसाब से भर्ती करवाएगा। अब मान लो शिक्षा मंत्री ने ऐसी कह दी कि बाकी मौसी के मोड़ा है बिना डीएड कोई लगा दो। बात समझना क्या कह रहा हूं मैं? मौसी या बुआ के लड़का कोई रिश्तेदार को भर्ती करते समय नियमों को नहीं देखा गया, तो हम कहां जा सकते हैं? न्यायालय ये देखेगा कि विधायिका द्वारा जो नियम बनाए गए थे कार्यपालिका ने उसी के अनुसार कार्य किया है अथवा नहीं। बात समझ में आई आपको? हालांकि ये विधायिका भी कानून संविधान के सम्मत ही बनाएगी, कानून संविधान के सम्मत ही बनाएगी, ऐसे नहीं बना सकती कुछ भी। जैसे मान लीजिए हमारे संविधान के जो मूलभूत उद्देश्य हैं,
अगर उनका कोई उल्लंघन करने वाला कानून विधानसभा बनाएगी तो उस पर भी, उस कानून को भी रिजेक्ट कर सकती है न्यायपालिका। हमारे संविधान कहता है कि भाई व्यक्ति, सही व्यक्ति समान है, धर्म जाति लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते हैं। ये हमारे संविधान हमारे लिए कुछ मूल अधिकार भी देता है, कुछ मूल कर्तव्य भी निर्धारित करता है। मान लीजिए मूल अधिकार दिया आप सब लोगों को संविधान ने कि आप अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो, खा पी सकते हो, धर्म मान सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। और यदि राज्य विधायिका ऐसा कानून बना देती है कि आप लोगों को ये इस इलाके में घूमने से रोका जाता है, कि पार्क में कोई घूमने नहीं जाएगा, या विधायिका ऐसा कानून बना दे कि नहीं सभी जीन्स पहनेंगे, बस में रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी कानून विधायिका भी नहीं बना सकती जो संविधान सम्मत ना हो, संविधान की जो अवहेलना करता हो। क्लियर है? तो भैया कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करती है, और न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। वह तय करती है कि संविधान के हिसाब से ही काम हो रहे हैं या नहीं। यहां तक सबको समझ में आ गई? ये 3 अंग होते हैं प्रशासन के, और ये तीनों अंग काम किस तरीके से करते हैं? संविधान में बनाए गए नियमों के अनुरूप। ये तो संविधान की बात हुई। तो संविधान क्या है? किसी भी संस्था, संगठन, राज्य के निर्माण और उसके द्वारा अपने किए जाने वाले कार्यों के जो नियम हैं, वो सभी नियमों का संगठन क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। फिर से रिपीट कर दूं मैं, भाई कोई भी संस्था, निकाय, राज्य, कोई भी संगठन का गठन किस तरीके से होगा और उसमें क्या कार्य होंगे, उन कार्यों को कौन करेगा, ये सभी नियमों का एक जो समूह है उसे क्या कहते हैं हम? संविधान के। ठीक है? ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हो नियमावली। क्या है? नियमावली। क्लियर? चलिए अब हम आगे बात करें। इसमें आगे बात कर रहे हैं कि भाई संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो हमने कहा देखो संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार। तो संविधान मुख्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक संविधान हो सकता है लिखित, और दूसरा संविधान हो सकता है मौखिक। अब आपको जैसे लिखित संविधान मतलब क्या? जो बिल्कुल सभी लोगों ने आपसी सहमति से विचार विमर्श करके एक सभा बनाई और बैठ के अपने क्या क्या नियम होने चाहिए कि मुख्यमंत्री ऐसे बनेगा, है ना, मुख्यमंत्री की ये योग्यता होगी, इतने साल तक के लिए बनेगा, इतनी उसे सैलरी मिलेगी, उसके इतने ये कर्तव्य होंगे, सब एक कागज में लिख दिए, वो क्या कहलाता है? लिखित संविधान। जैसे कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक, लेकिन भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, का संविधान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, इसीलिए मैं बोर्ड पे लिख के नहीं पढ़ाता, टाइम लगता है लिखने में। और दुनिया का सबसे छोटा संविधान जो है वो है मोनाको का संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको। मोनाको एक देश है, मोनाको का है। ठीक, मौखिक संविधान परंपराओं से और रूढ़ियों से विकसित होता है। फिर से सुनो, मौखिक संविधान परंपरा और रूढ़ियों द्वारा विकसित होता है। परंपरा समझती हो ना, जो चली आ रही थी, भाई ऐसा ही होता था। उस जैसे मान लो आप कहो कि साहब आपने इधर शादी विवाह हो रहे हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, ठीक है, तो शादी ब्याह में कब चखियाँ धरी होंगी, कब खाम खुदेगो,
कब हल्दी चढ़ेगी, है, कब बुलौआ होएगा, जो कौन लिख रहा होगा, लिख रहा है क्या, नहीं लिख रहा ना, कब भावरे पड़ेंगी, ये सब क्या है, ये सब मौखिक है, हमारे लोगों को याद है। आपने देखा होगा हमारी महिलाएं कुछ काम करती हैं, जैसे वो माहौर तेल चढ़ा रही हैं, तो फिर वो बगल में टोकरियां से पूछते कहा जी आपका होएगा बताइए, तो जी जी पता है तो जी जी तुम्हें बता दो, तुम अगली पीढ़ी को बता दोगे। तो वही है, तो जो मौखिक संविधान चला आ रहा था, जैसे कि कहाँ का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान, कहाँ का है, ब्रिटेन का संविधान, कैसा संविधान है, मौखिक संविधान, ठीक, क्लियर है। क्योंकि हम अभी जो संविधान की बात कर रहे थे, अब भारत के संविधान की बात, हमारा मूल उद्देश्य, मूल रूप से हमें पढ़ना क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें भारत का संविधान पढ़ना है। अब भारत का संविधान जब हम पढ़ने वाले हैं तो भारतीय संविधान की हम बात करें, देखो अब आपको पता है कि हम बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे हैं, किसे गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों के। नहीं तो परिवर्तन हो जाता है ना, लेकिन मेन मुख्य जो मूल धारणा है वो बची रहती है, बिल्कुल होता होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं तुम सोच रहे हो कि ब्रिटेन का पूरा ही मौखिक है, बहुत से समय समय पर उनकी जो पार्लियामेंट है वो कानून पास करती है, तो वो तो लिखित हो ही जाते हैं। ब्रिटेन में भी तो एक संसद है, पार्लियामेंट, वो भी तो समय समय पर कानून पास करती है, तो वो उनके लिखित संविधान, मतलब लिखित नियम है। ज्यादातर नियम उनके मौखिक नियम चले आ रहे हैं पहले से, ठीक है। अब देखिए, तो थोड़ा इसमें एक बात और कर लें, हम बात कर रहे हैं अब क्या, भारत के संवैधानिक विकास की बात करते हैं, संवैधानिक विकास की बात करते हैं। संवैधानिक विकास में अगर आप बात करें तो भारत के संविधान का विकास 4 चरणों में हुआ, कितने चरणों में हुआ, 4 चरणों। सबसे पहले सन 1600 से लेकर, सन 1600 से लेकर 1773 तक, पहला चरण, इसे हम कहते हैं कंपनी का व्यवसायिक काल, क्या कह सकते हैं, कंपनी इस समय क्या कर रही थी, व्यवसाय कर रही थी, व्यापार कर रही थी। दूसरा, 1773 से लेकर 1858 तक, 1800 1858 तक, ये कहलाता है कंपनी का शासनकाल। क्या कहलाता है, कंपनी का शासनकाल। अब आपको बताइए कि 1757 की प्लासी का युद्ध हुआ था और सिराजुद्दौला को हरा दिया था, उसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1773 में बंगाल बिहार उड़ीसा पूरा, 1765 में इलाहाबाद की संधि हो गई थी और बंगाल बिहार उड़ीसा का पूरा शासन मिल गया था, किसको, कंपनी को, दीवानी मिल गई थी। और कंपनी ने फिर अपने लिए अपने पहला कानून लेके आई थी, कौन, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहां से कंपनी का शासनकाल शुरू होता है, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कब से चलता है, 1757 चलता है, कब चलता है, 1757। और 1757 में क्या होता है, अब जो आपको पता ही है, बहुत बड़ी क्रांति होती है जिसमें अपन अंग्रेजों को कूटते हैं भयंकर। 1857, सॉरी, हाँ सॉरी, 1857 क्या होती है, क्रांति होती है, और इस क्रांति में हम अंग्रेजों को बहुत ज्यादा कूट देते हैं, पूरे भारत में विद्रोह हो जाता है। और किसको कूटते हैं, कंपनी को, कंपनी को कूटते हैं। अब इसके बाद ब्रिटेन को यह समझ में आ जाता है कि कंपनी भारत में ढंग से शासन नहीं कर पाई, नहीं कर पाएगी, तो भाई उन्होंने कंपनी को वापस बुला लिया और अब भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। तो यहां से शुरू होता है तीसरा चरण, जिसे हम बोलते हैं 1858 से लेकर 1919 तक, 1920 कह देता हूं,
इसमें किस शासन होता है? महारानी का शासन होता है। महारानी के अधीन हो गया भारत। ब्रिटिश, या इसमें ये रख दूं मैं, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस समय कौन रहा सर्वोच्च? ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, जो वो नियम बनाती थी वही शासन भारत पे कर रही थी। और फिर आता है चौथा चरण, जिसे हम कहते हैं 1920 से लेकर 1943 तक, जिसे हम कहते हैं स्वशासन का, ठीक है, आरंभ। मतलब क्या हुआ था 1920 में? एक एक्ट आया जिसका नाम था, 1920 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था, क्या नाम था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। हाँ, 1919 में आया था और 1920 से ये लागू हो गया। इसे भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते। जिसमें क्या हुआ था? जिसमें भारतीय लोगों को शासन में हिस्सेदारी दी गई थी। कुछ राज्यों में सरकारें बन गई थी, कुछ राज्यों में सरकारों का गठन हो गया था। क्या कह रहा हूं भाई? स्वशासन का आरंभ, मतलब हमको शासन में क्या मिल गई थी? हिस्सेदारी। शासन ब्रिटेन ही कर रहा था, पर हम लोगों को भी अब मंत्री संत्री सरकारों में हिस्सा, वायसराय की कमेटी वगैरह में कुछ लोगों को लेना शुरू कर दिया। बात सही में आई? तो ये 4 चरणों में भारत के संविधान का क्या हुआ है? विकास हुआ है। पहला चरण 1600 से 1773। 1773 भी अगर तुम ना कहो तो आप कह सकते हो। मैं अगर इसको भी अगर थोड़ा शॉर्ट कर दूं, अगर थोड़ा सही समझने के लिए, इसे मैं कह सकता हूं 1765। समझ गए क्यों कह दिया मैंने? ये इलाहाबाद की संधि। तो 73 भी याद कर सकते हो, क्योंकि इलाहाबाद संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिल गए थे। और फिर आप समझ रहे हो 1773 में क्या गया था? रेगुलेटिंग एक्ट। इन 1765 से लेकर फिर 1858 तक भारत का शासन किसने किया था? कंपनी ने किया था। कब से? 1765 से 1858 तक शासन किसने किया था? कंपनी ने किया था। और पता 1857 की क्रांति हुई थी, तो क्रांति के बाद कंपनी भाग गई थी। फिर ब्रिटेन की संसद ने, महारानी ने सीधा भारत को अपने हाथ में ले लिया। तो ये ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का काल था। और फिर चौथे नंबर पे आपको है कि 1900, हमने बहुत सारे आंदोलन किए। कांग्रेस 1885 में कांग्रेस बन गई। कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, मुस्लिम लीग आंदोलन कर रही थी, बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे। इन आंदोलनों से परेशान होकर के ब्रिटेन की संसद ने हमको भी शासन में हिस्सेदार बनाना शुरू कर दिया। हमारे द्वारा किए जाने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों के कारण हमको भी शासन में हिस्सेदार बनाना प्रारंभ कर दिया। तो वो क्या कहलाता है? स्वशासन का आरंभ 1919 के एक्ट से। अगर आपको ये भी दिक्कत दे तो आप इसको भी 1919 कर सकते हो। तो मैंने आपको वो बताया जहां से शुरुआत होती है, एक फैक्ट बताए थे। कहीं आप 1919 1920 में क्या दिक्कत है? एक्ट तो 1919 में बना था, लागू कब से हुआ था? 1920 से। इसलिए मैंने 1920 लिखा था। आ रही बात सही में? तुम अगर 1919 करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, पेपर में तो आप कर ही लोगे, पेपर में तो आपको याद रहेगा ही नहीं कब से क्या हुआ। तो 4 चरणों में संविधान का क्या हुआ है? विकास। अब हम पढ़ने वाले क्या है? देखो ध्यान से, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई सबसे पहली बात तो हम क्या नहीं पढ़ेंगे? ये वाला पार्ट पहले चरण को नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि इस समय जो भी कानून बनाए होंगे कंपनी ने, तो कंपनी ने खुद ने कानून बनाए होंगे, वो अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए बनाए होंगे, उससे भारत का कोई लेना देना नहीं। जब तक शासन ही नहीं होगा, तो इस समय कंपनी क्या कर रही है? केवल व्यापार कर रही है। क्या कर रही है?
भाई कौन किस तरीके से क्या बेचना है, आज उसे टमाटर बेचना है या कल भटा बेचना है, क्या करना है उसकी मर्जी, हमें क्या लेना देना। जब हम पर शासन करेंगे तब हमारे लिए नियम कानून बनेंगे। तो हम पर शासन कंपनी कब शुरू किया? 1765। तो ये एक हिस्सा ये पढ़ेंगे हम कि इस समय कंपनी ने भारत पर शासन किया, तो शासन करने के लिए कौन कौन से नियम बनाए, कब कब कौन कौन से नियम बनाए। फिर ब्रिटेन की संसद का जब शासनकाल रहा, सर्वोच्चता रहा, तो ब्रिटेन की संसद ने भारत के लोगों पर शासन करने के लिए कौन कौन से कानून नियम बनाए। ठीक। और फिर 1919 से 1947 के बीच में शासन का आरंभ हुआ, तब कौन कौन से कानून आए। इन तीनों चरणों को हमको देखना है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए तो फिर अब देखते हैं अपन आगे। संविधान का अर्थ परिभाषा। तो सरल शब्दों में राज्य के संविधान की परिभाषा लिखित या अलिखित नियमों एवं विनियमों के निकाय के रूप में की जा सकती है, जिनके द्वारा सरकार का गठन होता है और वह कार्य करती है। समझ में आ गई मेरी बात? संविधान क्या भाई? लिखित या अलिखित नियमों का वह संगठन समूह जिनके आधार पर राज्य सरकारों का गठन होता है और सरकारें काम करती हैं, जिन नियमों के आधार पर। क्लियर है भैया? सही में आ गई? देखिए, संवैधानिक विकास की बात करें तो आपको मैंने विकास 4 चरणों में हुआ, मैंने बता दिया। फिर भी देखिए, संविधान क्या है? संविधान जीवन का वह मार्ग है, संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य अपने लिए अपनाता है। हर सरकार के अपने कुछ नियम कानून सरकार खुद बनाती है। संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का वह आधारभूत ढांचा निर्धारित करता है। आधारभूत ढांचा, क्योंकि उस पर ही तो सरकारें का गठन होगा और सरकारें काम करेंगी, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होगी। इन जिन नियमों के आधार पर वह राज्य अपनी जनता पर क्या करेगा? शासन करेगा, जनता शासित होगी। संविधान किसी देश की राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। जैसे कि भारत के मूल सिद्धांत क्या है? समानता, संप्रभुता, हम सभी समान हैं, बंधुत्व है, संप्रभुत्व, प्रभुत्व मतलब हम अपने मुखिया खुद हैं, हम किसी देश के दबे नहीं हैं। धर्म, लिंग, जाति भेद पर कोई हम भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। इस जिसकी कसौटी पर राज्य की विधियों एवं कार्यों को उनकी विधि मान्य तथा वैधता के लिए परखा जाता है। ठीक। भारतीय संविधान के निर्माण की भी एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही। कोई एकदम संविधान नहीं बन गया, कोई आया अचानक आया और हमको एक किताब दे गया कि ये संविधान है, पकड़ो। ऐसा नहीं हुआ है। संविधान बनने में पूरे के पूरे ब्रिटिश शासन का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों को बता दूं कि हमारा वर्तमान संविधान है, उसमें 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395। और जिसमें से लगभग 250 अनुच्छेद हमने ब्रिटिश जो अंग्रेजों ने हमारे लिए कानून बनाए थे वैसे के वैसे ही ले लिए। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं कितने? 250 अनुच्छेद। तो अब इसी बात से समझ लाओ कि हमारा संविधान अचानक नहीं बन गया है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान बनाया किसने? भारत की संविधान सभा ने। संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे। संविधान सभा में कौन कौन व्यक्ति बैठेंगे उनका चुनाव हुआ था। बहुत सारी अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी। उन सभी कमेटियों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक काम किया, तब जाके हमारा संविधान हमारे सामने। भारतीय संविधान से अभिन्न रूप से जुड़े हुए अनेक ऐसे अधिनियम एवं चार्टर हैं जिन्हें समय समय पर किसने? ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। और और जो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि कहे जा सकते हैं। प्रमुख अधिनियम चार्टर किस प्रकार? अब हम उन प्रमुख अधिनियमों को पढ़ने वाले। क्या कह रहे हैं हम? पृष्ठभूमि मतलब क्या है कि भाई बैकग्राउंड है क्या, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से आए हो, किधर हो, क्या नाम है। तो हमारा संविधान का बैकग्राउंड पृष्ठभूमि है क्या? भाई हमारा संविधान ब्रिटिश शासन की ही देन है। अंग्रेजों ने हम पे शासन किया वही है। लेकिन अब आप ये मत सोचना कि मतलब ब्रिटिश शासन की देन है तो मतलब हमने क्या किया, ऐसा नहीं।
हमने उस तात्कालिक परिस्थिति में जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो सकता था वो हमारे महान लोगों ने संविधान में डाला है। संविधान बनाते समय कोई भी बात किसी एक व्यक्ति ने अपनी मर्जी से नहीं डाली। जब भी संविधान में कोई चीज लिखी जाती थी तो उस पर संविधान सभा में बहस होती थी। जैसे मान लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कह दिया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, खड़े होकर कह दिया। अगर मान लो किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है तो वो कहेगा भाई नहीं होगी, हिंदी क्यों होगी, तो फिर उस पर चर्चा होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जवाब देंगे। अगर व्यक्ति इस जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो ठीक है बैठ जाएगा, और नहीं होता है तो और व्यक्ति बात रखेंगे। आखिर में क्या होगा, वोटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वोटिंग। पर वोटिंग किसी मुद्दे पे हुई नहीं, क्योंकि संविधान सभा का ऐसा मानना था कि हम लोग जो भी संविधान में लिखेंगे उसमें अपन ज्यादातर आपसी सहमति बनाने का ही काम करेंगे, क्योंकि वोटिंग में कहीं ना कहीं एक पक्ष हारेगा और एक पक्ष जीतेगा, जिससे वैमनस्यता लोगों में आ सकती। इसलिए ना कोई हारा ना कोई जीता, हम सभी लोग अपने लिए संविधान बना रहे हैं, इसलिए हम सभी लोग आपस में मिलकर ही इसमें चीजों को रखेंगे। ठीक है, तो अब हमारी संविधान सभा ने जो चीजें ली, भले अंग्रेजों के द्वारा परत की चीजें ली, लेकिन जो हमारी ठीक थी वो ले लिया, जो हमारी ठीक नहीं था वो हमने नहीं लिया। न केवल ब्रिटिश संविधानों से लिया, हमने लगभग दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनसे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिया है। पर यह नहीं कि हमारा संविधान नकल है या कॉपी। जो लोग भारत के संविधान का विरोध करते हैं वो ये कह देते हैं कि भारतीय संविधान एक नकल मात्र है, पर नहीं भाई, नकल अकेला नहीं है। नकल की है लेकिन हमने उसमें अपनी अकल लगाई है, जो हमारे लिए ठीक था वो चीज हमने हमारे भारत की परिस्थिति में क्या सूट होगा उस चीज को वहां पर लिया है। बात सही में आ रही। देखिए एग्जाम की दृष्टि से तो ठीक है, आप पढ़ ही रहे हो, पेपर में क्या आएगा हम पढ़ेंगे, लेकिन मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि आपकी सामान्य समझ विकसित हो पाए, आप समझ पाओ चीजों के बारे में। ठीक है, देखिए आपसे कहूंगा जब संविधान बनाने की बात चल रही थी, आपको पता ही है कैबिनेट मिशन भारत आया था। कौन आया था? अब यार देखो, अगर आप किसी व्यक्ति को ये पता नहीं कैबिनेट मिशन कौन था क्या था, तो फिर मैंने पहले ही कह दिया था कि थोड़ा बहुत तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री कम से कम पढ़ के आना, लास्ट तो पढ़ ही आना। कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन का क्या काम था, क्या करना था? देश में एक संविधान सभा का निर्माण और अंतरिम सरकार का गठन करना था। ये तुम्हारी आदतें हैं, यहां से दिक्कतें शुरू होती हैं, इसीलिए तुम लोग नहीं पढ़ पाते हो। कैबिनेट मिशन का क्या कार्य था, वह देश में आया था और उसका उद्देश्य था कि देश में एक संविधान सभा का चुनाव करवाना, गठन करवाना, जो संविधान बनाएगी। जब तक संविधान बनेगा तब तक एक अंतरिम सरकार, मतलब काम चलाऊ सरकार बना देंगे भारत में, क्योंकि अब देश को क्या करना था, उन्हें आजाद करना था। बात सही में आ रही? देश को उन्हें आजाद करना था और अंतरिम सरकार तब तक काम करती रहेगी। ये काम करने थे संविधान उसको, कैबिनेट मिशन को। अब प्रश्न बने कि भारत के संविधान का निर्माण हुआ है तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर, किस पे हुआ है? कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और उसी ने आज संविधान सभा क्या करवाया था, चुनाव करवाया था। चुनाव हुआ था तो चुनाव के बाद आपको पता ही है कि साहब कांग्रेस को 208 सीटें मिल गई थी, मुस्लिम लीग को 273 सीटें मिली थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि सारे काम संविधान सभा में बहुमत के आधार पर होते और बहुमत किसके पास चला गया था, कांग्रेस के पास। इसीलिए मुस्लिम लीग ने कहा कि हम तो भाई प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, उन्होंने कहा हमें तो अलग से ही पाकिस्तान दो। आ रही बात से? जब संविधान बनाने की बात चल रही थी तो अपने अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विचार था कि जिनको हम संविधान सभा या संविधान, भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उनका विचार था कि क्या जरूरत है संविधान बनाने की। हमारे पास भारत शासन अधिनियम 1935 है ना पहले से, हम उसमें ही बदलाव कर लेंगे कुछ अपने हिसाब से, उससे ही देश का संचालन हो सकता है। लेकिन
संविधान निर्माण का कार्य भले ही संविधान सभा ने किया, लेकिन जो एक प्रारूप कमेटी थी उसका काम किसको दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस समय तात्कालिक परिस्थिति में सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति, सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति कोई था तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां तक कि लॉर्ड माउंटबेटन, उस समय आयरलैंड के व्यक्ति जिन्होंने संविधान आयरलैंड के संविधान बनाया था, उन लोगों की सिफारिशें थी कि प्रारूप कमेटी का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है संविधान बनाने में, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? भारत के संविधान का निर्माता कहते हैं। कुछ ज़्यादातर कुछ लोग अब जैसे अब नए बहुत पढ़े लिखे कम कहते हैं अकेले भीमराव अंबेडकर ने थोड़ी बनाया संविधान, संविधान बनाया भाई, ये ठीक है संविधान सभा ने ही बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले नहीं बनाया है, लेकिन उसका जो मेन काम है, उसका पूरे ड्राफ्टिंग, उसका पूरा प्रारूप, भाई तुम सब चीजें ला ला के आ रहे हो, उस पर बहस कर रहे हो, उसको रखना कहाँ है, कितनी मात्रा में रखना है, ये रखने का कार्य किसने किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बन गया 1955 में, जब देश के वो पहले कानून मंत्री बनाए गए, तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ संविधान कैसा है। उन्होंने खुद बनाया, तो उन्होंने कहा कि अगर संविधान को जलाने की बात होगी तो सबसे पहले इसको मैं ही जलाऊंगा। वो बड़ा बवाल हुआ इस बात पे कि तुमने ही बनाया और तुम ही कह रहे हो सबसे पहले मैं ही जला दूंगा। उन्होंने कहा कोई भी देश का संविधान तब तक अच्छा संविधान नहीं हो सकता जब तक कि उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि तुम जब चाहो जैसे नियमों के साथ अपने हिसाब से छेड़छाड़ कर लोगे। हमारा संविधान हमको राजनीतिक समानता तो देता है, पर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक समानता ये कभी नहीं दे पाएगा। भारत एक लोकतंत्र कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के गांवों में बहुत ही ज्यादा क्लुषित मानसिकता के लोग रहते हैं। जब समानता, अगर आप लोकतंत्र की बात करते हो तो मतलब क्या होता है? वहां पर सभी लोग समान। और भारत में समानता क्या आज आ गई? आज भी नहीं आई, और अगले कम से कम 10-20 साल तक भी नहीं आने वाली। अभी हमको लगता है कि हम समानता समानता है, समानता असमानता दो स्तर पर है। हम लोग नॉर्मल है, मीडियम लोग, हमारे लिए समानता है ना, तो बड़े स्तर पर समानता है, राजनीतिक स्तर पर ऊपर ऊपर आप देखोगे जाके, और फिर गांव में जाके देख लो, उसमें भी असमानता है भयंकर। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सभी लोग समान है, समानता की बात हुई थी, न किसी की जाति के आधार भेदभाव होगा, न धर्म के आधार पर, न पैसे के आधार पर। मुझे बता दो, एक पैसा वार हो और एक गरीब आदमी समान है का? वो जो चाहेगा वही हो, पैसे वार हो चाहे हो। सलमान खान ने हिरण को मार दिया, बाघों का भाव, और एक अपन आदमी मार दो, कचू कचू कर दो, क्या कानून दो व्यक्तियों से समानता कर रहा है? नहीं कर पा रहा है। ये दिक्कतें रही हैं। तो फिर ठीक है, हम भारतीय लोग हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, और हम आशा रखते हैं कि आज नहीं तो कल हम सब ठीक कर लेंगे, धीरे धीरे सही हो जाएगा। वो करना तो हम सबको ही पड़ेगा। अब तुम सोचोगे जो बूढ़े आड़े हो गए वे तो वैसे ही 2-4-5 साल में निपटने वाले हैं, उनसे क्या आशा करें? हम ही कल आगे बढ़ेंगे, कल हम ही पदों पे पहुंचेंगे कहीं ना कहीं, चाहे तो किसानी करें या नौकरी करें या व्यवसाय करें, कुछ भी करें। देश के भाग्य का निर्माण हम लोगों के ही हाथ में है। अब हम अपनी मानसिकता यदि रूढ़िवादी परंपरा पारंपरिक रखेंगे तो फिर वही का वही भंटाधार होना ही है जो अभी तक चला आ रहा, वैसे चलता रहेगा। और हम अपने आप को बदल लेंगे, हम समानता का भाव अपने अंदर रखेंगे, हम अपने अंदर छुआछूत, जातिवाद, पैसे, अमीरी गरीबी का भेद मिटा देंगे, तो समझ लेना देश में अच्छे दिन आने लगेंगे उसी दिन से। देखिए, तो हम बात कह रहे हैं कि जो भारतीय संविधान की जो विकास हुआ है उसके पहले चरण को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन। तो कंपनी के शासन के लिए पहला जो एक्ट बना था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्या मिल गया था? दीवानी मिल गया था, टैक्स दुकान सिस्टम मिल गया था। और बंगाल का जो पहला गवर्नर था, आपको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव था। और क्लाइव के समय जो है कि संधि, इलाहाबाद की संधि भी क्लाइव के दूसरे कार्यकाल में हुई थी, है ना। इलाहाबाद की पहली संधि अपने मुगल बादशाह के साथ में हुई थी, और दूसरी संधि जो है अवध के नवाब के साथ हुई थी। इन संधियों के बाद में
क्लाइव के जो अधिकारी कर्मचारी थे या कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी थे, उन्हें बंगाल बिहार जैसा समृद्ध सूबा मिल गया था, समृद्ध राज्य मिल गया था, तो उन लोगों ने वहां पर भ्रष्टाचार करना क्या कर दिया था शुरू। क्या करते वे खुद व्यक्तिगत जाके खुद की दुकान डाल ली, राजा से व्यक्तिगत इनाम ले ली, 5 गांव की जागीर ले ली, वहां से भी टैक्स उगा रहे हैं। वो कंपनी को काम करा ही नहीं रहे, कंपनी से कह रहे हैं घाटों लग रहा है, तो कंपनी ने कहा यार पैसा इतना आ रहा है और ये लोग हरामखोरी क्यों मार रहे हैं। तो कंपनी ने अपने अधिकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश संसद ने भारत के कंपनी के कर्मचारियों पर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए पहला एक्ट बनाया, जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इन एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे तो आप लोग देख लें। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस एक्ट में क्या क्या हुआ था, क्या क्या लिखा था। कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और आपको पता है वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना, किस एक्ट के तहत, 1773 के एक्ट के तहत, याद है आपको। दूसरा पॉइंट है, यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और बंबई के गवर्नर गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। आपको पता है भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां थी, एक कलकत्ता की थी, एक मुंबई की थी और एक मद्रास की थी। तो कलकत्ता यानी बंगाल का गवर्नर जो था वॉरेन हेस्टिंग, उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, और मुंबई और मद्रास के गवर्नरों को कलकत्ता के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। और वो गवर्नरों के ऊपर का गवर्नर है, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल गवर्नर जनरल को इन प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण रखने का भी क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। साथ में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। जो गवर्नर जनरल है उसे पूरे क्षेत्रों को देखना था, तो वो अकेला थोड़ी देखता, इसलिए उस गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्यों को शामिल किया गया। अधिनियम द्वारा वेरी मोस्ट कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कहां बनाया गया था, कलकत्ता। जो वर्तमान में हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, ये तो भारत शासन अधिनियम 1935 तहत कहां पर स्थापित किया गया था, दिल्ली में। लेकिन भारत में 1773 के एक्ट के तहत भारत में क्या बनाया गया, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रखे जाने थे। सर एलिजाह एम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 3 न्यायाधीश में लिमेस्टर, चैम्बर्स एवं व्हाइट ये था। अगर ये 3 याद ना हो तो कम से कम ये सर एलिजाह एम्पे, ये कौन, भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में 1773 के एक्ट के तहत बनाया गया था, उसके कौन थे, चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो क्या काम होगा 1773 एक्ट में, देखो 1773 के एक्ट के तहत सबसे पहला काम तो कर दिया गया, कंपनी का गवर्नर जनरल, अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया वॉरेन हेस्टिंग। अभी तक गवर्नर होता था बंगाल में, अब गवर्नर जनरल, क्योंकि उसके नीचे 2 गवर्नर आ गए, मद्रास का गवर्नर और बंबई का, तो गवर्नरों के ऊपर गवर्नर जनरल। और साथ में ही भैया कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना भी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी कर दी गई। 1773 का एक्ट हो गया। इसके बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, अगला कानून आया 1781, इसका नाम क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ना इसको सामान्यतः पढ़ा जाता, पर चूंकि आया था तो मैंने सब रख दिए। बस ये इसलिए आया था कि 1773 का जो एक्ट हमने पारित किया था वह सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी जांच के लिए कानून बनाया। क्या है, 1773 के रेगुलर एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, जो उसमें कमियां रह गई थी उन्हें दूर करने के लिए यह लाया गया। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को उड़ीसा, बिहार और बंगाल के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। कलकत्ता की जो सरकार थी उसे उड़ीसा और बिहार पर भी कानून बनाने का पावर मिल गए, किस एक्ट से, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक,
और ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप इसको ना भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। 1773 का एक्ट, क्योंकि पहला एक्ट है इसलिए उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय का उसमें गठन होता है कलकत्ता में, और उस कलकत्ता के क्षेत्र के विवादों को सुनता है। और कलकत्ता से बाहर का कोई केस है तो उसको तभी सुनता था जब दोनों पक्ष क्या होते थे, सहमत होते थे। ठीक, इसके बाद में ये है मोस्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 पढ़ा रहा हूं, उतना पढ़ के ही आना। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हो, ध्यान सुनो। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, देखिए, इस अधिनियम के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ होता है। दोहरा शासन मतलब क्या है, द्वैत शासन। देखो, पहली बार द्वैत शासन का लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में। क्या किया था, बंगाल में। और उसको खत्म किसने कर दिया था, वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में। कब कर दिया था, 1765 में द्वैत शासन लगा था बंगाल में, क्लाइव ने लगाया था। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने आके क्या कर दिया था, खत्म कर दिया। वो द्वैत शासन क्या था, वो द्वैत शासन था, द्वैत का मतलब होता दो, दो हाथों में शासन। किस किस शासन में, आधा शासन था बंगाल के नवाब के हाथों में, फौजदारी मामले और दीवानी मामले आ गए थे किसके हाथ में, कंपनी के या गवर्नर के हाथों में। वो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया और वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म कर दिया 1772 में। 73 के एक्ट से पहले ही हो गया था। ठीक, अब ये दोहरा शासन क्या है, ये जो दोहरा शासन है, अभी क्या हो रहा था, हमें तो बात ध्यान से, वो ये रहा था भैया कि कंपनी के लोगों ने पहले भ्रष्टाचार किया, राजा महाराजाओं से, जमींदारों से वो उपहार ले लेते थे, गिफ्ट ले लेते थे, या अपने व्यक्तिगत कामों पर ज्यादा ध्यान देते थे, कंपनी के कामों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। कौन, कंपनी के कर्मचारी अधिकारी। तो उन पर नकेल कसने के लिए क्या आया था, 1773 का एक्ट आया था। क्या आया था, 1773 का एक्ट आया था। लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कत क्या हो गई थी, कंपनी को फिर भी नुकसान हो रहा था, या कंपनी उतना फायदा नहीं कमा पा रही थी। तो अगर उनसे कोई पूछता बड़ा अधिकारी कि भैया क्या हुआ, आप लोग ये दिक्कत कहाँ आ रही है, वो व्यक्ति बोलता, कोई भी गवर्नर या कोई भी अधिकारी, अरे भाई साहब, अब चाहे तुम हमसे शासन करवा लो और चाहे तुम हमसे व्यापार करवा लो। कंपनी का काम क्या था, भारत में व्यापार करना। अब कंपनी को क्या और मिल गया था, शासन। तो वो कहते तुमने ये शासन का काम क्यों नहीं किया, तो कहते तो मैं मसाब भिंडी बेचने गया था व्यापार करने। या वो पूछता, बताओ भाई साहब भिंडी क्यों नहीं बेची, अरे भाई साहब मैं वो सरकार का काम कर रहा था। ये दिक्कत होने लगी, बात समझ में आ रही मेरी। तो ये दिक्कत को खत्म करने के लिए, ये दिक्कत को खत्म करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, और कंपनी ने अपने दोनों ही कामों को अलग अलग कर दिया कि भैया, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आधे काम करोगे शासन का और आधे काम करोगे व्यवसाय। बात सही में आ रही, ठीक है। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा ध्वसन प्रारंभ हुआ व्यवसायिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोल कौन करता है, राजनीतिक, क्योंकि हम यही भूलते हैं कि व्यापारिक मामलों के लिए तो डायरेक्टर के, राजनीतिक मामलों के लिए तो डायरेक्टर। मेरे पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि जब दो चीजें एक जैसी आती हैं साथ में, तो फिर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राजनीतिक मामले के लाना है तो क्या व्यापारिक मामले के लाना है, तो ऐसे सोचते हैं फिर वहाँ। तो ऐसे याद कर लेना कि कंट्रोल कौन करता है, शासन। तो प्रशासन कैसे करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और डायरेक्ट कौन करते हैं, जिन्हें व्यापार करना है, डायरेक्टर किसमें होते हैं, व्यावसायिक मामलों में। तो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसका है, व्यवसाय के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए है, राजनीतिक मामलों की। बात सही में आ गई। यानी कि क्या कर दिया, कंपनी के व्यवसायिक मामलों को, कंपनी के राजनीतिक मामलों को बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है भैया, किस एक्ट के तहत, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे और भारत सरकार की देखरेख करते थे। गवर्नर जनरल की परिषद 3 सदस्यीय कर दी गई। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, आपको पता 3 प्रेसिडेंट थी, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध, राजस्व, अन्य मामलों के संबंध में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल मतलब कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी उन्हें कुछ भी करना है, युद्ध करना है या टैक्स बढ़ाना घटाना है या अन्य मामले हैं, तो वो परिषद जो कहेगी, किसकी परिषद? गवर्नर जनरल की परिषद। गवर्नर जनरल मतलब कहां पर? बंगाल में। तो जो कहेगी उसी के अनुसार ही कार्य करेंगे। कौन कौन? मद्रास की प्रेसिडेंसी, मद्रास का गवर्नर और बंबई का गवर्नर। बात सही में आ गई? चलो ठीक है। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। हालांकि रोक टोक तो पहले ही कर दी गई थी, अब बिल्कुल स्पष्ट कानून और बना दिया गया। काय के तहत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेन ये आपको याद रखना है। किस एक्ट के तहत बनाए गए? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। क्लियर हो गया? देखो अपन अभी 2 ही एक्ट हैं, अपन ढंग से पढ़े हैं, 73 का और 84 का। 73 में क्या हुआ है? 73 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बना है एक, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल बन गया वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, क्लियर। और फिर 1784 का एक्ट सीधा, इसे हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, वो 84 क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या कर दिया गया? दोहरे शासन की शुरुआत हो गए। व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्लियर, समझ गए? चलिए, इसके बाद में आता है 1786 का अधिनियम, और ये अधिनियम भी आपके लिए मोस्ट नहीं है, पर चूंकि आपके नोट्स में दिए हैं, है ना, और मैं यहाँ स्लाइड पे लेके ना आता, तुम कहते सर जामा एक छूट गओ, तो मैंने कहा भैया डार दो। क्यों एम? देखो आप भी समझ, इस अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस और भारतीय फौजों का मुख्य सेनापति बना दिया गया। इस बात का अधिकार भी दे दिया गया कि वह अपने उत्तरदायित्वों पर अपनी काउंसिल के निर्णय के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। यानी सीधी सी बात है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम तो आपने सुना ही है, ये किस लिए जाना जाता है? स्थायी भू बंदोबस्त के लिए जाना जाता है ना, आप जानते ही हैं। और ये इस समय जो गवर्नर था तो इसे क्या बना दिया गया? वहां पर जो है मुख्य अधिकारी पूरी सेना का मुखिया बना दिया गया। इंपोर्टेंट नहीं है, कहते हैं बस पढ़ लेंगे। अगला इंपोर्टेंट 1793 का चार्टर एक्ट, ये इंपोर्टेंट है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये देखिए, गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी कार्यकारी परिषद के बहुमत पर आधारित निर्णयों के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति मिली, और गवर्नर जनरल की प्रांतीय शासकों पर नियंत्रण की शक्ति में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को जो उनकी परिषद थी, अगर वो कुछ और निर्णय दे दे तो उसके विरुद्ध भी वो कार्य कर सकते थे। ये उन्हें अधिकार मिल गया। ठीक है, यानी गवर्नर और गवर्नर जनरल की शक्ति में क्या हुआ? इजाफा हुआ। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था कर दी गई। ये मोस्ट है कि जितने भी कर्मचारी थे उनको सैलरी काय से दी जाएगी? भारतीय राजस्व, यानी जो इंडिया में टैक्स उगाया जाएगा उसी से सैलरी दी जाएगी। ठीक है, गवर्नर और गवर्नर जनरल शक्ति में वृद्धि कर दी गई एक, और कर्मचारी अधिकारियों को भारतीय राजस्व से ही वेतन दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1793 के चार्टर एक्ट के। ठीक है भैया, और ये दोनों पढ़ लेना, ये तो पढ़ना ही मत, इंपोर्टेंट है नहीं। और इसको भी वैसे ही पढ़ लेना, नेक 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 का। ये कई पॉइंट इंपोर्टेंट है कि भाई गवर्नर जनरलों की शक्ति में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। ठीक है, और भारत कर्मचारी अधिकारियों को सैलरी भारत के राजस्व से दी गई। किस एक्ट के तहत? 1793। लेकिन अगला एक्ट वेरी मोस्ट है, इस पे लिख लेना वेरी मोस्ट। ये वेरी मोस्ट 1813 का चार्टर अधिनियम। ये वेरी मोस्ट क्यों है? देखो, इस जब कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद ये देख रही थी कि कंपनी खूब मुनाफा कमा रही है। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ओ, क्योंकि आपको पता होगा जब सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तब उसे
क्या दिया गया था? व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था? महारानी एलिजाबेथ ने क्या दिया था? व्यापारिक एकाधिकार। अब कोई व्यक्ति व्यापारिक एकाधिकार का मतलब नहीं समझता तो सुन ले ध्यान से। बेटा सुनो, ध्यान सुनो। ए भैया मोबाइल दल्ले लला, ए मेजमान, मोबाइल में लगभग बार बार मोबाइल कुछ भग रहा होगा मोबाइल, धर दे फोन जेब में दल ले। 5 मिनट देख लो मैं तो नेक में फ्रेश देख लेते, फ्रेश देख लेते, बस साइलेंट करके धर दे। तो व्यापारिक एकाधिकार दाओगा तो कब? सब जब सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स जब वो भारत में आई थी। व्यापारिक एकाधिकार को मतलब क्या होता है? व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता है कि इंग्लैंड या ब्रिटेन की तरफ से भारत में कुछ भी खरीदना या बेचना होगा तो कौन खरीदेगा बेचेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में ब्रिटेन से कोई और व्यक्ति कुछ बेचने नहीं आएगा, केवल कौन बेचेगा? अगर इंग्लैंड के किसी व्यक्ति को कुछ बेचना है भारत में तो भारत को नहीं बेचेगा सीधा, वो किसको बेचेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो यहां पर आके बेचेगी। और यदि भारत के से किसी व्यक्ति को कुछ खरीदना है वहां पर, कहाँ? इंग्लैंड में किसी अन्य व्यक्ति को, आम नागरिक को कुछ खरीदना है तो वो सीधा इंडिया आकर के नहीं खरीद सकता, वो किससे खरीदेगा? बात समझ में आ रही मेरी? कौन से खरीदेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए पूरे व्यापार पे एक अधिकार था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट, इसलिए हमेशा ये मांग उठती रहती थी, कहां पर? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ये मांग उठती रहती थी और आदमी के कहते थे कि भैया हमको भी तो भारत के साथ व्यापार, और कंपनियां भी थी, ये तो ब्रिटेन में अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी रही होगी, और भी कंपनी थी, वे सबरी कंपनी का कह रही थी, क्या कह रही थी? भैया कि हम भी तो भारत के साथ व्यापार करेंगे, ये पैसा कमा रहे हैं हम भी तो कमाएं। ये मांग उठती थी कहां पे? इंग्लैंड में। तो 1813 के एक्ट के तहत यही काम किया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके, हालांकि वो व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, लेकिन उसमें केवल चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ के बाकी व्यापार के एकाधिकार लगभग लगभग समाप्त कर दिए गए। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया। भारत के कंपनी का अधिकार पत्र कितने के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्ष के लिए। लेकिन क्या छीन लिया गया? एक अधिकार छीन लिया गया। भारत में कंपनी रहेगी, ये अधिकार दिया गया तो उसे वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। क्या छीन लिया गया? एक अधिकार, समझ गए ना? केवल कंपनी। किंतु चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देश में चाय के व्यापार के लिए 20 वर्षों के लिए एक अधिकार बना रहा, और भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश प्रजाजनों के लिए खोल दिया गया, यद्यपि उन्हें कुछ विशेष सीमाओं के अधीन कार्य करना पड़ता था। क्या कह रहे हैं? क्या लिख रही है पूरी लाइन? लिख रही है कि भाई पहला पॉइंट तो है कि कंपनी के जो भारत में रहने, शासन करने का जो अधिकार किसने दिया था? ब्रिटेन की संसद ने दिया था, और ब्रिटेन की संसद ने ये अधिकार 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1870। लेकिन क्या छीन लिया गया? व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया। पहले क्या था? पहले ये था कि केवल कंपनी ही कुछ बेचेगी भारत में और कंपनी ही कुछ खरीदेगी। ब्रिटेन के किसी भी व्यक्ति को यदि कुछ भारत में बेचना अथवा खरीदना है तो कंपनी के माध्यम से ही करेगा। बात समझ में आ रही? तो ब्रिटेन में लगातार जो मांग उठ रही थी कि हम भी व्यापार करेंगे भारत के साथ, हम भी भारत से कुछ खरीदेंगे या बेचेंगे, तो इस मांग को मानते हुए ब्रिटेन की संसद ने 1813 का जो चार्टर एक्ट पारित किया, उसमें ये नियम बना दिया कि अब कंपनी अकेली व्यवसाय भारत में नहीं करेगी, अपितु ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में जाके कुछ बेच सकती है या खरीद सकती है। लेकिन चीन के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाय का व्यापार, भारत चाय खरीदना बेचना है। चाय ब्रिटेन में के लोग चाय बहुत पीते हैं, वहां चाय होती नहीं, चाय यहीं से जाती है। अगर आपको चाय खरीदना है तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी से ही खरीदोगे, आप खुद जाकर वहां पर चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर अन्य
मामलों में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। समझ में आ रही है बात मेरी? भैया सोइयो मती, ना आ रही हो तो पूछ ले हो है। मैं बार बार 3 बार रिपीट कर देता हूं, कहूँ कि नींद आ रही हो। देखो पहली बात तो यही है कि आपको मन लगा के बैठना पड़ेगा यहाँ हो सब बात। मैं समझा रहा हूँ, तुमको बोर्ड तब देखोगे तो फिर दिक्कत है भैया। मैं अगर आपको एक बार में नहीं आएगी तो 2 बार मजा आएगी, 2 बार नहीं आएगी तो 3 बार मजा आएगी, पर आ जरूर जाएगी। हाँ अगर तू सोच रहा हुआ कि मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे सीखना ही है, तो नहीं आएगी, क्योंकि मैं 2-3 बार बोल देता हूँ एक एक चीज को। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक देने की बात कही गई, यानी कि भारत में शिक्षित लोगों में शिक्षा हो, इसलिए कंपनी 1 लाख रुपए साल भर में खर्च करेगी। काय के लिए? शिक्षा के प्रचार प्रसार के। इस एक्ट में ये बात भी कही गई। ठीक है, 1 लाख रुपए अच्छे खासी रकम थी, ये बस 1 लाख का होता है। कंपनी की सेवाओं में जाने से पहले इंग्लैंड में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। अगर कंपनी में आपको नौकरी करना है तो आपको इंग्लैंड में ट्रेनिंग की व्यवस्था भी। बात सही में आ गई? तो भैया ठीक। 1833 का चार्टर अधिनियम बस लास्ट है, इसके बाद कल पढ़ेंगे। 1833 में देखो, भारतीय व्यापार सभी के लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया। मतलब कंपनी को जो चाय और चीन का व्यापार था उसे भी पूर्णतः क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और ये कह दिया गया कंपनी से कि अब तुम व्यापार के काम को छोड़ो, अब तुम केवल एक ही काम करोगे। क्या करोगे? शासन। क्योंकि तुम 2 काम कर रहे हो, व्यवसाय भी कर रहे हो, शासन भी कर रहे हो, इसलिए भले ही हमने तुम्हें जो है 2 हिस्सों में बांट दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड डायरेक्टर का, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं जो है कोई काम ढंग से नहीं हो रहा, न तो ढंग से व्यापार कर पा रहे हो तुम, न ढंग से ही शासन कर पा रहे हो। इसलिए 1833 में, क्योंकि 1833 आते आते कंपनी ने बहुत बड़े इलाके में कब्जा भारत में कर लिया था। चाहे तो आप देखो तो हैदराबाद, मद्रास और इसके अलावा मराठा और संपूर्ण इलाके को उन्होंने जीत जात लिया था। भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया था। कोई इतिहास आप पढ़ के आए हो पूरा। इसलिए इतने बड़े इलाके पर जब शासन करना है तो वैसे ही अधिकारी कर्मचारी ज्यादा चाहिएंगे। ऊपर से तुम 2 काम कर रहे हो, शासन भी कर रहे हो और व्यवसाय भी कर रहे हो, व्यापार भी कर। इसलिए 1833 के एक्ट के तहत सबसे बड़ा काम तो ये हुआ कि अभी जो कंपनी, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, चूंकि अब भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कंपनी का आधिपत्य हो गया था, अतः उस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कह रहा हूं? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और क्या हुआ भैया? और उसी के साथ कंपनी का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। किसको बनाया गया? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था और बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर क्लाइव था, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। कंपनी का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग कौन हो गया? जो 1833 के एक्ट के तहत बनाया गया। को बना होगा भैया? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग का नाम आपने सुना होगा। सती प्रथा पर कानून ला के आया था विलियम बेंटिंग, राजा राम मोहन राय के कहने पर। ठीक है। और कंपनी के व्यावसायिक अधिकारों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया और पूरे ब्रिटेन की सभी कंपनियों से कि तुम जो चाहो, जैसे चाहो व्यापार भारत के साथ कर सकते। ठीक। गवर्नर जनरल की समिति को भारत के सैनिक असैनिक कार्यों का नियंत्रण, निरीक्षण व निर्देशन सौंप दिया। चाहे तो सैनिक कार्य हो, युद्ध वगैरह हो, चाहे असैनिक कार्य हो, सभी नियंत्रण किसके अंतर आ गया? गवर्नर जनरल। इस अधिनियम में पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत सरकार का गवर्नर जनरल,
भारत सरकार का गवर्नर जनरल कहा गया और प्रेसिडेंसी के कानून बनाने के अधिकार समाप्त कर दिए गए। लॉर्ड मैकिनले की अध्यक्षता में विधि आयोग का भी गठन इसी एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, ये हमने कितने एक्ट पढ़ लिए?